हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की। हम पहले वाले भाग से आगे हम जारी रखना चाहेंगे कि ये जो मौद्रिक प्रवाह है, इसको समझना होगा। जो बड़े बिजनेस हैं, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, क्योंकि सर्वाधिक निवेश सरकार ही करती है। एक इकाई के रूप में। दूसरी तरफ पब्लिक, चाहे अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि निवेश, खर्च और आय। सरकार का निवेश क्या है, सरकार का खर्च क्या है और सरकार की आय क्या है। पब्लिक का खर्च क्या है, पब्लिक का निवेश क्या है और पब्लिक की आय क्या है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निवेश क्या है, खर्च क्या है और आय क्या है। सरकार की आय के, खर्च के व व्यय के मद कौन कौन से हैं तथा आम जनता के आय, व्यय और निवेश के मद कौन कौन से हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आय, खर्च व व्यय के मद कौन कौन से हैं, अर्थात इन सब से मौद्रिक प्रवाह होता है। इन सभी से मौद्रिक प्रवाह होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ जा करके। अब दूसरी तरफ बात आती है इकोनॉमी के एक अन्य पक्ष की। ये तो संक्षिप्त परिभाषा हुई या संक्षिप्त मान लिया चर्चा हुई इकोनॉमी पर। अब इकोनॉमी एक होती है वाइट इकोनॉमी, दूसरी होती है ब्लैक इकोनॉमी, या फिर एक होती है कि ओपन इकोनॉमी, दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक होती है लीगल इकोनॉमी, दूसरी होती है अनलीगल इकोनॉमी। आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें तो हमने नहीं पढ़ी हैं। बेशक आपने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन समझना चाहिए। अर्थात इकोनॉमी का जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, निश्चित तौर पर वह इकोनॉमी का एक पक्ष ही होता है। अब इकोनॉमी का जो डाटा है या इंफॉर्मेशंस है, या जो इंफॉर्मेशंस है, वही पर्याप्त नहीं है। कारण कि जो हमें डाटा मिलता है, वो जो कुछ भी लीगल इंफॉर्मेशन है, लीगल डाटा है, वही हमें उपलब्ध हो पाता है, या फिर ज़्यादातर हमें अच्छा डाटा ही उपलब्ध हो पाता है। अच्छी इन्फॉर्मेशन ही उपलब्ध हो पाती है, चाहे वह सरकार के संबंध में हो, चाहे वह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संदर्भ में हो, या फिर पब्लिक के संदर्भ में हो। अर्थात जैसा कि कहा जाता है कि चर्चा होती है कि ब्लैक मनी की, वाइट मनी की, ब्लैक मनी की। वाइट मनी वो जो लीगल तरीकों से प्राप्त की जाती है, और ब्लैक मनी वो हो जो अनलीगल तरीकों से प्राप्त की जाती है। लेकिन वो मनी है, तो मनी इकोनॉमी में है। वह मनी, अर्थात वह मौद्रिक प्रवाह, वो ब्लैक मनी का प्रवाह मार्केट में है, सोसाइटी में है, राष्ट्र में है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे सरकार हो या पब्लिक हो या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सभी के पास में कुछ या बड़ी मात्रा में लीगल व अनलीगल परिसंपत्तियां होती हैं। लीगल या अनलीगल सोर्सेस होते हैं इनकम के, लीगल या अनलीगल इन्वेस्टमेंट होते हैं।
लीगल व अनलीगल खर्चे होते हैं। खर्चे होते हैं तो अब ये सब चीज़ें एक मौद्रिक प्रवाह को जन्म देती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो आपको ओपन सोर्सेस से या लीगल सोर्सेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वह इकोनॉमी के संदर्भ में हो चाहे इकोनॉमी के किसी पहाड़ संबंध में हो, अपने आप में वही पर्याप्त नहीं है। अपने आप में वही पर्याप्त नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि प्रशासनिक बिजनेस को संचालित करने वाले निश्चित तौर पर वर्कर होते हैं। प्रशासनिक बिजनेस को संचालित करने वाले वर्कर होते हैं। कंट्रोल करने वाले डायरेक्टर होते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें जो प्रशासनिक बिजनेस है, चाहे वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हो या लिमिटेड कंपनी के रूप में हो, स्वाभाविक बात है कि निवेशक बहुत सारे होते हैं। 10, 20, 50 या सैकड़ों, हजारों, हो सकता है लाखों में भी होते हों। तो अब वो सारे के सारे तो बिजनेस को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने निवेश के अनुसार कुछ सीमित संख्या में प्रमुख संचालकों को नियुक्त करते हैं या चुनते हैं जो कि इन सारे के सारे निवेशकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात वो मुख्य रूप से कंट्रोलर होते हैं। अब वो कुछ सदस्यों की वो टीम होती है, जो कुछ 2, 4, 5, 10 जो भी हों, और फिर वो अपने एक हेड मुखिया का चयन करते हैं। इसलिए उसको मेन डायरेक्टर कह लीजिएगा या कुछ भी कह लीजिएगा, ठीक है। तो अब या उसको चेयरमैन कह लीजिएगा, जो भी। अब वह उस प्रशासनिक बिजनेस का कंट्रोलर हुआ। अब वह वर्किंग टीम का चयन करता है। अब यहाँ पर निवेशक तो अलग हो गए जाकर के, निवेश करने वाले अलग हो गए जाकर के, तथा अब यह जो चेयरमैन है या जो डायरेक्टर है, ठीक है, यह वर्किंग टीम का चयन करते हैं। अब कंपनी चाहे प्रशासनिक हो, कार्य या जो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल्स हो, जो भी हो, वो सब चीज़ें करते हैं। अब ये जो प्रशासनिक बिजनेस है, अब प्रशासनिक बिजनेस के लिए अब इनके पास में तो खैर व्यावसायिक समझ होती हैं, लेकिन अब जो एम्प्लाई हैं इनके लिए कार्यात्मक समझ की आवश्यकता होती है। अब ये जो मौद्रिक प्रवाह को आकर्षित करने का प्रयास, कोई प्रोडक्ट के द्वारा, कोई मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, कोई सेल्स के द्वारा इस मौद्रिक प्रवाह को अपनी तरफ अधिक से अधिक आकर्षित करने का प्रयास करता है। अधिक से अधिक आकर्षित करने का प्रयास करता है। अब एक तरफ बात ये भी आती है कि इस प्रकार के प्रशासनिक बिजनेस में जो निवेशक हैं उनको बड़े बड़े बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलता है। अर्थात छोटे छोटे निवेश के माध्यम से बड़े बड़े बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलता है। अर्थात बड़े बड़े बिजनेस से लाभ कमाने का अवसर मिलता है। एक चीज़ ये तो निवेशक को फायदा हो गया, ठीक है। तथा जो इसके मान लिया डायरेक्टर या मेन डायरेक्टर, स्वाभाविक बात है कि यह एक उच्च वेतन वाले पद होते हैं। साथ ही साथ अन्य तमाम प्रकार के लाभों को प्राप्त करने वाले पद होते हैं। इसके बाद में जो वर्किंग टीम होती है, उच्च वर्किंग टीम
ये भी उच्च वेतन वाले पद होते हैं, अर्थात उच्च वेतनिक लाभ मिलता है, आदि। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, कि और किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। और कभी कभी यह इस निष्कर्ष पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में उत्तरदायी कौन है, क्योंकि सबके कार्य डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो अंततोगत्वा यही मान लिया जाता है कि ठीक है, ये सिस्टम की मिस्टेक है। अंततोगत्वा यही मान लिया जाता है कि यह सिस्टम की मिस्टेक है। अब मान लिया कि यदि मान लिया आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है। अब बैंक में पैसा जमा किया, अब वहाँ पर पता चलता है कैशियर को या कोई कर्मचारी पैसा लेकर के वो भाग गया। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट इसके लिए कौन उत्तरदायी? भागने वाला बेशक उत्तरदायी है। अब वो मिलता है या नहीं मिलता है, रिकवरी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये मतलब हो सकता है ये सटीक उदाहरण ना हो, लेकिन हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, तो इसमें जो मौद्रिक प्रवाह है, इस मौद्रिक प्रवाह हमेशा एक दिशा से एक दिशा की ओर नहीं बहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। मौद्रिक प्रवाह परिवर्तनशील होता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि आपने इसका अंदाजा नहीं लगाया, तो स्वाभाविक रूप से आप भरपूर लाभ नहीं उठा पाएंगे। अर्थात अब देखा ये जाए कि जैसे कि मान लिया कभी हम ये बात कहते थे कि ठीक है, एंटरप्रेन्योर अलग होते हैं, बिजनेसमैन अलग होते हैं, वर्कर अलग होते हैं। लेकिन अब इस प्रकार की इकोनॉमी की समझ है किसके लिए आवश्यक है? अर्थात ये जो प्रशासनिक बिजनेस के टॉप वर्कर को इकोनॉमी की समझ आवश्यक है, या फिर प्रशासनिक बिजनेस को संचालित करने वाले डायरेक्टर्स को इकोनॉमी की समझ आवश्यक है, या फिर अब वो एंटरप्रेन्योर या वह बिजनेसमैन जो इस प्रशासनिक ढांचे वाले बिजनेस का निर्माण करके अपनी भूमिका को अत्यंत सीमित कर गया, उसके लिए तो केवल स्टार्टिंग में तो समझ आवश्यक है। उसने एक प्रोग्राम बनाया। अब यदि उसके पास में समझ है तो वह फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाएगा, तभी तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तब वह एक औपचारिक प्रशासनिक बिजनेस का रूप लेगा, अर्थात लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूप लेगा। तो इसलिए इकोनॉमी की समझ उसके लिए भी आवश्यक है। जो डायरेक्टर हैं उनके लिए भी इकोनॉमी की समझ आवश्यक है, और जो टॉप एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी इकोनॉमी की समझ आवश्यक है। इकोनॉमी में होने वाले परिवर्तनों की समझ आवश्यक है, मौद्रिक प्रवाह की समझ आवश्यक है, इकोनॉमी के विभिन्न पक्षों की भी समझ आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही।